हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो अगर हम बात करते हैं लाइन और एंगल की, तो लाइन कैसे होती है कि हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइन। अब यहाँ से इसके साथ एक और लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे कहीं पर भी, तो जैसे ये हो गया एक एंगल, ठीक है। या फिर आप इधर ड्रॉ करिए तो ये हो गया हमारे पास एक एंगल। तो इस तरीके से हम यूँ कह सकते हैं आपकी जो दो लाइंस हैं वो आपस में मिलकर के एक एंगल ड्रॉ कर रही हैं। ओके, अब ये तो हो गई एंगल की बात। तो हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे सामने ये एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आप हैं कहीं पर, यहाँ कहीं पर आप हैं, ठीक है। तो ये हो गए आप और ये हो गई हमारे पास बिल्डिंग बी और ये हो गया कोई ह्यूमन बीइंग एच। तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करते थे? हम पता करते थे कि हम जब उसके टॉप को देखेंगे, कौन से एंगल से देखेंगे, हमारी कितनी हाइट है। तो इस तरीके के हम फॉर्मूले यूज़ करके बिल्डिंग की हाइट या फिर ह्यूमन बीइंग की हाइट या फिर ये एंगल, तो इस तरीके से हम ये चीज़ें फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर जो हमारी रियल लाइफ होती है उसमें भी हमें इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हमें एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं या एंगल की हेल्प से हम दूसरी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारा है ना हमारा लाइंस एंड एंगल्स, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर काम आती है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन बेसिक टर्म्स की हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लाइन सेगमेंट और रे, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर लाइन सेगमेंट की बात की जाए तो जैसे मैंने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, अब इसके दो एंड पॉइंट हैं। ये अगर लाइन सेगमेंट की बात करें तो मतलब एक लाइन जिसके क्या है टू एंड पॉइंट्स है, तो आप कह सकते हैं अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। तो इसे मैंने नाम दे दिया ए बी। ये तो हो गया हमारे पास लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर हम रे की बात करें तो रे क्या होती है? ये भी एक लाइन होती है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। तो ये ले लिया मैंने एंड पॉइंट और ये इस तरीके से कहीं पर जा रही है और ये हो जाएगा ए बी, ये हो गया रे। क्या डिफरेंस हुआ लाइन सेगमेंट और रे में? लाइन सेगमेंट मतलब लाइन ही है, मतलब रे को और लाइन सेगमेंट को आप अगर कॉमनली डिफाइन करेंगे तो इसे लाइन कहेंगे। लेकिन अगर लाइन के साथ सेगमेंट टर्म लगा दिया है, दैट मीन्स अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। रे की बात करें तो अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे, ठीक है। अब अगर हम इन्हें डिनोट करने के लिए देखें, वैसे ये यूज़ नहीं होते हैं बट आपको पता होना चाहिए। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो इसे हम डिनोट करते हैं ए बी और इसके ऊपर बार, ठीक है। इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं। अगर हम रे को डिनोट करना चाहें तो इसे हम डिनोट करते हैं ए बी और इसके ऊपर इस तरीके से एरो। तो ये एरो इंडिकेट करता है कि ये क्या है? रे। और अगर एरो नहीं है दैट मीन्स ये क्या है? लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर आपको लाइन को डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे? तो यहाँ साइड में मैं लिख देती हूँ। अगर आपको लाइन को डिनोट करना है तो आप उसे डिनोट करेंगे ए बी और उसके ऊपर इस तरीके का साइन होगा। क्लियर है कि अगर हम बात कर रहे हैं लाइन की तो उसे हम डिनोट करेंगे ऐसे, ओके। लेकिन अगर आपसे लाइन सेगमेंट और रे के बारे में डिफरेंस पूछा जाए तो अ लाइन सेगमेंट विद टू, मतलब अ लाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट और अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। और इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। लाइन सेगमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रे को इस तरीके से, और ये होती है हमारी लाइन। अब आपसे लाइन सेगमेंट पूछे या रे पूछे या लाइन पूछे, इनकी अगर लेंथ की बात की जाए तो वो होती है ए बी, ठीक है। लेंथ को हम इसकी ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये है हमारा कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट, मतलब यहाँ पर पॉइंट जो होते हैं तीन या तीन से ज़्यादा होते हैं और ये एक ही लाइन में होते हैं। मतलब अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूं और यहाँ पर मैंने ले लिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट। अब अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट पर आते हैं तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ कहीं पर पॉइंट है बी, ये कहीं पर पॉइंट है सी और यहाँ कहीं पर पॉइंट है, यहाँ कहीं पर पॉइंट है डी।
अब ये जो पॉइंट है ये एक लाइन में नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट इस तरीके से। और ये जो ए बी सी डी है, ये तो मैंने लाइन बना करके दिखा दिया है, नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब जब आप एक लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, उस लाइन पर आप इन सारे पॉइंट्स को पाएंगे, दैट मीन्स ये हमारे हैं कोलिनियर पॉइंट। लेकिन यहाँ पर जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो देखिए ए के लिए लाइन ड्रॉ की, उस पर बी सी डी कोई पॉइंट नहीं आया, ठीक है, तो ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसमें हमें डिफाइन करना है एंगल, आर्क एंड वर्टेक्स, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एंगल को फॉर्म करते हैं, तो एंगल कैसे फॉर्म होता है? एंगल हमेशा दो रे की हेल्प से फॉर्म होता है। मतलब अब जब हमारे पास टू रेज होती हैं, वहाँ पर हम एंगल को फॉर्म कर पाते हैं। मतलब एक मैंने ले ली रे इस तरीके से, और एक रे हो गई ये, ठीक है, ये रे है तो इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है एंगल के लिए? टू रेज। तो टू रेज एक एंगल फॉर्म करती हैं। अब ये जो रेज हैं, ये जो एंगल फॉर्म कर रही हैं, ये यहाँ पर इसकी आर्म कहलाती हैं। ये भी एक आर्म है, और देखा जाए तो ये वाली भी एक आर्म है। क्लियर है? अगर हमसे कोई पूछे कि एंगल कैसे फॉर्म होगा, तो आप कहेंगे एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ठीक है, एंगल कैसे फॉर्म हुआ? जब हमारे पास दो जो रेज हैं वो एक सेम एंड पॉइंट से निकल रही है। अब वो सेम एंड पॉइंट कौन सा है यहाँ पर? अगर मैं इसे कह दूँ ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो एंगल फॉर्म हुआ विद द हेल्प ऑफ टू रेज। अब ये जो यहाँ पर दो रेज हमने यूज़ की हैं एंगल को फॉर्म करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं आर्क। ठीक है, और ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इसमें टू रेज तो हैं, लेकिन वो दोनों ही रेज एक कॉमन पॉइंट से निकल रही है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्लियर है? फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करती हूँ कि जैसे हम एक एंगल फॉर्म करें, तो ये एक मैंने एंगल फॉर्म किया, तो एक रे ये हुई, यहाँ से इस कॉमन पॉइंट से एक रेस और निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास P, इसे मैंने कहा Q, और इसे मैंने कहा R। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो PQ और QR है, ये दोनों हमारी क्या कहलाएंगी? ये दोनों हमारी कहलाएंगी आर्म। ठीक है, ये जो एंगल फॉर्म करने के लिए जो रेज यूज़ होती हैं इन्हें आर्म कहते हैं, और इन्हें आप रेज भी कहेंगे, लेकिन ये क्योंकि ये जो रेज हैं ये एंगल फॉर्म कर रही हैं, इसीलिए इन्हें आर्म कहते हैं। ओके, अब ये जो पॉइंट है Q, जो दोनों में ही कॉमन है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। क्लियर है? और ये हो जाएगा हमारा एंगल। एंगल का नाम क्या हो जाएगा? PQR। इस तरीके से आप इस एंगल को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर एंगल का नाम है PQR। जो कॉमन पॉइंट है वो बीच में रहेगा। ओके, तो कॉमन पॉइंट क्या है? Q, वो हमेशा बीच में रहेगा। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं एंगल्स के टाइप पर। एंगल कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो पहले इन्हें देख लेते हैं। तो अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें, तो जब ये रेज इस तरीके से एंगल फॉर्म कर रही हैं, लेकिन ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हुआ है वो हमारा कितना है? लेस देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो हमें पता ही है। 90 डिग्री कितना होता है? जब हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनती है, ए इस तरीके से, ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस जब आपस में मिलकर के एंगल बनाती है, तो वो क्या होता है? वो होता है राइट एंगल। ये हो जाएगा राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूँ, तो एक्यूट एंगल के केस में ये जो थीटा है ये 0 डिग्री के बाद, मतलब 1 डिग्री से लेकर के कुछ भी हो सकता है ना, तो 0 डिग्री से, मतलब अगर इस एंगल की बात करूँ मैं थीटा की, तो ये हमारा 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, 0.1 भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, दैट मीन्स 89.999 तक कुछ भी हो सकता है। तो जब थीटा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो हम उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। क्लियर है? राइट एंगल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तब एंगल फॉर्म होता है राइट एंगल। और इस केस में ये जो थीटा है ये एग्जैक्टली इक्वल होता है 90 डिग्री के।
ओके। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ये जो एंगल होता है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो आप इसे ग्रेटर देन 90 डिग्री में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है थीटा, ये अब हमारा ग्रेटर देन 90 है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री से थीटा ज़्यादा है। और कहाँ तक है ये 180 डिग्री से कम होगा। अब 180 डिग्री कैसे फॉर्म होता है? तो ये अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, तो ये जो एंगल है ये होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 180 डिग्री से कम होता है। इन्हें नेमिंग कर दो PQR। तो यहाँ पर जो एंगल Q है वो हमारा कितना है? 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल याद रखिएगा 180 डिग्री से कम, ओके। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल की। तो ये जो मैंने एंगल ड्रॉ किया 180 डिग्री, यही होता है स्ट्रेट एंगल। क्यों? क्योंकि ये देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर मैंने मान लिया पॉइंट, ये P, ये Q, ये R, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और इस स्ट्रेट लाइन पर ये जो पॉइंट Q है ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो PQ एंड QR ये हमारी क्या है? रे है, ठीक है। और इनका जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है Q, ये एक वर्टेक्स है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। और ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, या फिर आप इसे कह सकते हैं 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो ये हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। और किस तरीके से फॉर्म होता है वो हम देख लेते हैं। मैंने ये ड्रॉ किया, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ किया, ओके। अब अगर आप इस एंगल की बात करें तो ये एंगल क्या हो जाएगा? हमारा एक्यूट एंगल। लेकिन मैं इस एंगल की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ये वाला एंगल कितना है, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की तो वो कितना हो सकता है? 90 डिग्री से कम, ओके। अब अगर ये जो पूरा, जब ऐसे सर्कल पूरा राउंड करता है तो कितना एंगल फॉर्म होता है? तब एंगल फॉर्म होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि ये वाला एंगल कितना हो सकता है, तो अब मुझे बताइए पूरे सर्कल में से जब आप एक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब जा कर के ये एंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब ये एंगल 360 डिग्री से थोड़ा सा ही कम है, ओके, 360 डिग्री से थोड़ा सा कम। अब इस एंगल को आप ऐसे भी बना सकते थे। एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं, इस तरीके से आप ऑब्ट्यूज एंगल से भी बना सकते हैं इसे। ये है, अब ये एक एंगल है, ठीक है। लेकिन हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पर आप इस तरीके से, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है आपका, इस तरीके से ये वाला एंगल हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पर भी ये 360 डिग्री से कम होगा, लेकिन कितना कम होगा? तो मुझे बताइए जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है वो कहाँ तक जा सकता है? 180 डिग्री से थोड़ा कम, ओके। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये आप यूँ कह सकते हैं कि 360 डिग्री में से आपके पास यहाँ पर एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ये माइनस कर दीजिए, तब जा कर के आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका मतलब ये जो एंगल होता है ये आपका 180 डिग्री से, और ये जा सकता है 360 डिग्री तक। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो कहाँ तक होता है? 180 से थोड़ा कम, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है, मतलब दूसरी तरफ जो हम एंगल ले रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में, और ये हो गया हमारे रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स।